हेलो स्टूडेंट्स। हाय हेलो नमस्ते। आपके जनवरी में प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं 1 से लेकर 15 के बीच में। तो सबसे बड़ा इशू हो रहा है कि यार उसके लगभग 10 से 15 दिन ही बचे, 10 दिन के बाद ही आपका जेई का भी पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वेरी बिग इशू कि साला किस पे ध्यान दें, प्रैक्टिकल पे ध्यान दें या बोर्ड पे ध्यान दें। तो दैट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिकल देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल के बहुत सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है और वो जेई में भी आते हैं। और आपको शायद थोड़ा सा रिपल्शन टाइप लग रहा होगा, पर प्रैक्टिकली अगर आप सही तरह से सिस्टमेटिक करोगे तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएंगे। देखिए, तो किस तरह से आएंगे, जैसे बिग बेसिक से फंडे, जैसे कि जैसे अबाउट द कॉनिकल फ्लास्क, अबाउट द, ठीक है, बीकर, अबाउट द ब्यूरेट, पीपेट, ये सब टेस्ट ट्यूब्स जो आपने ऑलरेडी देख रखी हैं, ये सब आपके एनालिसिस में काम आने वाली हैं। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको टाइट्रेशन बोलते हैं, आपके 2 सिलेबस में आता है। एक आता है केमिनोफोर, एक आता है K2Cr2O7। एक आता है मोहर सॉल्ट के साथ, एक आता है ऑक्जेलिक एसिड के साथ। दोनों की बैलेंस रिएक्शन जेई मेंस में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। उनके ऑक्सीजन नंबर के बारे में जिक्र किया जाता है, उनके कलर के बारे में जिक्र किया जाता है। तो शुड बी सिंसियर, वो आपका जेई का सिलेबस भी है, खास करके मेंस के लिए। इन द सेम पैटर्न सॉल्ट एनालिसिस, भाई इसमें एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो पोल्यूशन ब्लू के नाम पे आ जाए, चाहे वो किसी टेस्ट के नाम पे आ जाए, चाहे वो फ्लेम टेस्ट के नाम से आ जाए, किसी न किसी रूप में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं तो सॉल्बिडिटी के नाम पे आ जाएगा कि BSO4 या BaCO3 या BaCl2 वाटर में सॉल्युबल है, सल्फेट में सॉल्युबल नहीं है। ऐसा कुछ भी आ सकता है जो आपके पैटर्न के लिए अवेलेबल है। कुछ नहीं तो ग्रुप के टेस्ट आ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में क्या टेस्ट है, सेकंड ग्रुप का क्या रिएजेंट है, H2S देख लो, थर्ड ग्रुप का क्या टेस्ट है तो NH4Cl NH4OH देख लो, फोर्थ ग्रुप का टेस्ट है अगेन NH4 H2S देख लो, फिफ्थ का क्या सब अमोनियम कार्बोनेट की बात कर ले। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल रूप से आ सकता है। अमोनिया के रूप में जीरो ग्रुप टेस्ट तक भी आ चुका है जेई मेंस में। नाउ व्हाट अबाउट द कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, तो बेटा ये आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें प्रोटीन का टेस्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आता है। वो टेस्ट बाकायदा पूछे जाते हैं और फेमस क्वेश्चन है। तो ये आपका टेस्ट भी है और ये आपका सिलेबस भी है। तो मेरे को उम्मीद लगती है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो बेसिकली आप सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी का पैटर्न भी आएगा। याद करो क्रोमेटोग्राफी में RX की वैल्यू आती है जेई मेंस में, लास्ट 10 के सेट में 4 बार आ चुका था। नाउ अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें सोल्ट के नाम पे बहुत कुछ अच्छी तरह से आता है, सोल्बिडिटी के फैक्टर भी आते हैं। याद करो आपने पढ़ा था सेपरेटिंग फनल का डायग्राम, उसका नाम तक पूछ लिया गया था। और ये आपके बहुत सारे रेडिकल्स हैं जो आपके आते ही आते हैं, सदाबार क्वेश्चन है। DMG के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, याद करो। तो ये आपका फायदा है, इससे आपका वाई भी बहुत अच्छा चला जाएगा क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। द सेम पैटर्न अबाउट द फिजिक्स ऑल्सो, आपके पास 2 सेक्शन अवेलेबल हैं सेम पैटर्न के ऊपर। सेम तरीके से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट, मीटर, मीटर ब्रिज, खास करके मीटर ब्रिज के क्वेश्चन, उसके 1/R/R का जो रेशियो है उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और वो आपका ब्रिज वाला क्वेश्चन तो वैसे भी जेईई मेंस में आते ही आता है। नाउ अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लो के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी आपको तमीज से डील करना है क्योंकि ये वाला पार्ट आप एक बार तमीज से देखिए, जो रिकॉर्ड आपने लिखे हैं या कहीं से जमवाए हैं उनको चेक करके देखो कि उसमें भी फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फायदा उठाइए, इसको जरा भी रिपल्शन में मत लीजिए कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। ये आपके फायदे के लिए, ये इनडायरेक्टली ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर तो जेई में आता ही आता है। मुश्किल से अगर आप वास्तव में जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये दोनों टाइप केवल मुश्किल से 8 घंटे का गेम है। 4 घंटे तमीज से पढ़ लो, आप आसानी से लिख सकते हो। प्लीज राइटिंग में तंग से लिखिएगा। जब प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो उसके हिसाब से जब कॉपी में आप बोर्ड वर्क करेंगे तो बाकायदा आपको एम लिखना है, एपेरेटस लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, साइड में कैलकुलेशन लिखना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से टेबल बनानी है, प्रॉपर तरीके से टेबल में पॉइंट लिख रहे हैं कि पहले कौन सी डिजिट आई, फिर थोड़ी उससे कम वाली कंटिन्यूस दो कोइंसिडेंस रीडिंग कौन सी आई, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी, इक्वेशन तमीज से लिखनी है, उसको बैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, रिजल्ट लिखना है। ये एक बेसिक परफॉर्मा है जो आपको यूज करना है। केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस में एनान टेस्ट आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, पर रेडिकल टेस्ट के अंदर जब केटान की बात आती है तो आपको बाकायदा लिखना है कि हमने पहले ग्रुप के अंदर HCl डाला, कुछ भी पीपीटी नहीं मिला, यानी फर्स्ट ग्रुप टेस्ट एब्सेंट है। सेकंड ग्रुप में हमने H2S डाला, हमें कोई पीपीटी नहीं मिला, इसका मतलब सेकंड ग्रुप एब्सेंस है।
थर्ड ग्रुप के अंदर हमने NH4 से NH4 डाला, कोई पीपीडी नहीं मिला तो थर्ड ग्रुप एब्सेंट भी मेंशन करना है। फिर फोर्थ ग्रुप डाला, हमें कोई पीपीडी नहीं मिला, फोर्थ ग्रुप एब्सेंट है। फिर फिफ्थ ग्रुप में हमने अमोनियम H2 को हीट करके बाहर निकाला, अमोनियम कार्बोनेट डाला, फिर हमें कोई पीपीडी मिला तो हम बोलेंगे कि या इसमें बेरियम, स्ट्रोंशियम या कैल्शियम में से कोई एक हो सकता है। फिर हम उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, आपको लिखनी है। डायरेक्ट फिफ्थ ग्रुप मत लिख के आ जाना कि फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट है या प्रेजेंट है और इसमें टेस्ट होने पर होता है, नो, गड़बड़ हो जाएगी। इवन आप फ्लेम टेस्ट भी करोगे, क्रिम्सन रेड की बात करोगे, ब्रिक रेड की बात करोगे, अगर कैल्शियम है तो ब्रिक रेड की बात करिए, तो स्ट्रॉन्शियम है तो क्रिम्सन रेड की बात करिए, ठीक है। अगर बेरियम है तो एप्पल ग्रीन, ये मेंशन को फ्लेम टेस्ट के नाम पे, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। और प्लीज पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।